आज जो एंड्रयू यूल एंड कंपनी है, आपको मालूम है बहुत इम्पोर्टेंट पीएसयू है। AYCL के नाम से उसको जानते हैं। 1863 में ये इस्टेब्लिश हुई थी और ये इंडस्ट्रियल फैंस, वेंटिलेशन, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, हाई टेंशन, लो टेंशन ट्रांसफार्मर्स एक्सेट्रा स्विच गेयर बनाती है। इसका नाम है, फिर मैं पढ़ना चाहता हूँ, इसका पूरा नाम इस कंपनी का है एंड्रयू यूल एंड कंपनी। तो ये पहले चली गई थी, सिक हो गई थी और BIFR में चली गई थी। हमारी सरकार के आने के बाद 8 जुलाई 2015 को ये बाहर आई। तो इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा ने इनको वर्किंग कैपिटल टर्म लोन 29.91 करोड़ का दिया था। आज कैबिनेट ने ये अप्रूव किया है कि उसका इक्विटी शेयर इस कंपनी का बैंक ऑफ बड़ौदा को हम प्रेफरेंशियल इशू के रूप में दे देंगे। इसका फायदा क्या होगा कि डेट इक्विटी रेशियो सुधरेगा और उनकी बैलेंस शीट भी अच्छी होगी। तो ये एक पहला फैसला हुआ है पीएसयू को और मजबूत करने की दिशा में, जो सुधर रहा है। आज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने 1621 करोड़ रुपए की लागत से फोर लेनिंग ऑफ हॉस्पेट बेलारी सेक्शन ऑफ नेशनल हाईवे 63 इन कर्नाटका। ये हॉस्पेट बेलारी जो है कर्नाटका आंध्र प्रदेश बॉर्डर का है। इसमें इस हाईवे को फोर लेनिंग करनी है, तो इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट है 1621.96 करोड़ इंक्लूडिंग लैंड एक्विजिशन, रिसेटलमेंट एक्सेट्रा। और इस पूरे सड़क की लंबाई है 95.37 किलोमीटर्स और इसको बनाने में एस्टिमेशन यह है कि 4076 मैन डेज लगेगा एंड देयर विल बी एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल ऑफ 3,88,728। आपको मालूम है कि आजकल कैबिनेट में कोई भी फैसले होते हैं तो हर फैसले का एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल कितना है, इसका आग्रह प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो इसलिए ये विषय आपके सामने बताया। तीसरा एक और महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। ATC एशिया पैसिफिक जो सिंगापुर की कंपनी है टावर की, इसने भारत की कंपनी व्योम नेटवर्क्स में 51% शेयर एक्वायर करने के लिए 5,856.51 करोड़ 5,856.51 करोड़ का इन्वेस्टमेंट फ्लो करने का निर्णय किया है। 5,856.51 करोड़। मैं आपको बता दूं कि ये जो एशिया पैसिफिक कंपनी है सिंगापुर की, ये होली ओन सब्सिडरी है अमेरिकन टावर कंपनी की। तो अमेरिकन टावर कंपनी के चीफ जेम्स टी टैकलेट कल मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि हम $2 बिलियन और इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि इंडिया इज इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन ए वेरी बिग इमर्जिंग मार्केट। तो आज एक महत्वपूर्ण फैसला ये हुआ है। अब मैं कैबिनेट के फैसले पर आता हूं। कैबिनेट के फैसले में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण नीतिगत फैसला किया गया है कि पीएसयू की जो ऑयल कंपनीज हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, इन सबों को क्रूड ऑयल के परचेज में ऑटोनॉमी और फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, ओवर द इयर्स द गवर्नमेंट हैज बीन लेइंग डाउन गाइडलाइंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। In the past, certain flexibilities were given to the Navratna company, but the whole market is becoming quite flexible world over. At times, you have to make on-the-spot decisions to purchase. There was a view that only few fortune multinational companies must be allowed to be purchased by Indian PSUs. Now, all these were creating problems. In certain issues, you have to come to the cabinet also. So today, the cabinet has given a very far-reaching approval to vest all the oil PSUs with the power to evolve their own policy for purchase of crude oil, etc., to make it more efficient, flexible, and dynamic.
कैबिनेट ने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए जितने भी तेल में हमारे सार्वजनिक उपक्रम हैं उनको कच्चे तेल की खरीद करनी पड़ती है। तो कच्चे तेल की खरीद करने में उनको स्वायत्तता मिले, उनको तुरंत फैसले करने का अधिकार मिले और बाजार की स्थिति और निवेश की संभावना में उचित समन्वय हो, इसका ध्यान रखा जाए। इसीलिए आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला किया गया है। खाली उनको सीवीसी के गाइडलाइंस का ध्यान रखना पड़ेगा और अपने बोर्ड से उसका फैसला करना पड़ेगा, अप्रूवल करना पड़ेगा। Therefore, this decision is in a way designed to give high degree of autonomy to all the PSUs in the oil sector in operational, financial and investment matters. That is the sum and substance. तो उनको हर चीज़ के लिए और कैबिनेट को देखने की ज़रूरत नहीं है। और जो हम अपने गवर्नेंस को मिनिमम करना चाहते हैं उसका भी एक बहुत बड़ा ये उदाहरण है। तो ये हमने पहली बात फैसला किया है। तो दूसरा फैसला हुआ है कि नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट को सेंट्रल सेक्टर स्कीम के रूप में इंप्लीमेंट किया जाएगा। नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट, इसमें टोटल आउटले है ₹3679.7674 crores. Let me repeat, ₹3679.7674 crores. इसमें 3,640 करोड़ नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट पे खर्चा होगा और बाकी 39.76 करोड़ खर्चा होगा नेशनल वाटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर पर। अब हम ये क्यों फैसला किया है हमने? इससे जो कंट्री का जो हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डेटा है उसको रियल टाइम स्टोर करना, उसका उपयोग करना, उसको डिजिटाइज करना, सही फोरकास्टिंग करना, देश में कहाँ कहाँ वाटर अवेलेबिलिटी है, उसके ब्लॉक्स कितने हैं, उसका साइंटिफिक डेटा क्या है, उसको और प्रोएक्टिव होकर करके उपयोग में लाना ताकि उसको हम अधिक से अधिक उसका एक्सट्रैक्शन कर सकें। इसीलिए नेशनल वाटर इंफॉर्मेशन सेंटर हम बना रहे हैं। तो एक बहुत ही दूरगामी सोच है ये। देश को वाटर डिसास्टर के संबंध में जितने भी प्रोएक्टिव स्टेप्स हो सकते हैं ये हमने किया है। तो इसमें इंटीग्रेशन होगा और इसमें एक बात क्या है कि इसका एक महत्वपूर्ण दूरगामी परिणाम क्या है। पहले हम देश के सिर्फ 13 राज्यों को हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के रूप में मानते थे, जहां वाटर अवेलेबिलिटी है। अब हम पूरे देश को मानने वाले हैं और जो हमारा ये पूरा प्रोजेक्ट है और जो वाटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है वो पूरे देश की संभावनाओं को तलाश करेगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें डाटा एक्सचेंज, एनालिसिस, लीड टाइम इन फ्लड फोरकास्टिंग, मैपिंग ऑफ फ्लड इनंडेटेड एरिया, ये सारी बात हम उसमें करेंगे। मित्रों, एक दूसरा फैसला जो हुआ है कि स्वीडन और भारत के बीच में रेल सेक्टर में अधिक कोऑपरेशन के लिए MOU को कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है। टेक्नोलॉजी शेयरिंग, बेस्ट प्रैक्टिसेस, टेक्निकल एक्सपर्टीज, इनोवेशन एक्सेट्रा के लिए। मित्रों, एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला कैबिनेट ने लिया है कि ईरान से जो गुड्स यहाँ से जाते हैं, आपको मालूम है कि अभी तक ईरान का कई बैंकों का कंसोर्शियम था जो भारत से अभी तक 900 करोड़ के गुड्स को परचेज करता था। अब उसकी राशि को बढ़ा करके 3,000 करोड़ कर दिया गया है और इसमें एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड ऑफ एक्सिम बैंक के माध्यम से हम कोऑपरेट करेंगे और ये फ्रेमवर्क नवंबर 2014 में बना था। बेसिकली दिस डिसीजन इज एम्ड एट फॉस्टरिंग क्लोजर इंडो-इरानियन टाइज। आप अगर देखेंगे कि अभी सुषमा जी जा रही हैं ईरान 14 तारीख को,
मित्रवर धर्मेंद्र प्रधान भी वहाँ जा रहे हैं और अब हमने उनके परचेज लिमिट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को 900 करोड़ से बढ़ाकर 3000 करोड़ किया है। तो दिस ऑल आर कलेक्टिव इंडिकेशंस ऑफ द डीपनिंग टाइज बिटवीन ईरान एंड इंडिया। और उसमें बायर्स क्रेडिट फैसिलिटी भी ईरान को हम देंगे, बाकी चीज़ें देंगे जो आपके स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। बाकी वो 14 फिनांस कमीशन का जो फिस्कल टारगेट था वो सब विस्तार से इसमें लिखा हुआ है, वो फॉलो अप है, आप उसको देख लेंगे, उसको बहुत विस्तार से। आज कैबिनेट ने 1 रैंक 1 पेंशन के डिसीजन को एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूव किया है। आपको मालूम है कि इसमें एरियर्स में 10,925 करोड़ रुपए, इनफैक्ट द एग्जैक्ट अमाउंट इज 10,925.11 crores by way of arrears and 7,488.7 crores by way of annual payment। ये लाइबिलिटी भारत सरकार ने ली है, उसको अप्रूव किया है। 10925.11 crores by way of arrears and rupees 7,488.7 crores by way of annual outgo। आज मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 31 मार्च 2016 तक 15.91 लाख पेंशनर्स को OROP की सुविधा दे दी गई है। I am happy to announce today that till 31st of March 2016, 15.91 lakh pensioners have been given the first installment of OROP amounting to rupees 2,861 crores। 31 मार्च 2016 तक देश के अपने सेना के 15,91,000 पेंशनर्स को OROP 1 रैंक 1 पेंशन की पहली किश्त 2,861 करोड़ रुपया को दे दिया गया है। बाकी लगभग 1,15,000 के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन का लैक है, वो भी हम जल्दी करेंगे। तो हमने उसको फास्ट ट्रैक भी कर दिया है, हम आपको ये बताना था, ये आपकी जानकारी के लिए। मित्रों, कैबिनेट ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया जो मेरे विभाग से संबंधित है कि आपको मालूम है कि स्पेक्ट्रम जो हम बेचते हैं, तो 2010 के पहले स्पेक्ट्रम एडमिनिस्ट्रेटिव था जो लाइसेंस के साथ आया करता था। 2010 के बाद से ऑक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, और अब ऑक्शन चल रहा है। आपको मालूम है कि जो हमने पिछला ऑक्शन किया था उसमें 1,10,000 करोड़ का लगभग हाईएस्ट एवर अमाउंट आया था। स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग और स्पेक्ट्रम शेयरिंग, ये भी पॉलिसी हमने लाई है जो 8-9 साल से पेंडिंग था। इसके बाद से लोग स्पेक्ट्रम शेयर भी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, स्पेक्ट्रम ट्रेड भी कर रहे हैं, लेकिन जिनका एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेटेड स्पेक्ट्रम था उसको लिबरलाइज कराना जरूरी है। लिबरलाइज का मतलब यह है कि आप ऑक्शन की राशि देकर उसको ओपन कर लीजिए, फ्री कर लीजिए। पूर्व में जो कैबिनेट का फैसला हुआ था उसमें कहा हुआ था कि मार्केट डिटरमिन्ड प्राइस के आधार पर आप लिबरलाइज करेंगे। ऐसा पाया गया कि 800 मेगाहर्ट्ज में कई राज्यों में मार्केट डिटरमिन्ड प्राइस नहीं था। जैसे कहीं पर बेचने के लिए रखा गया तो बिका नहीं, और कहीं बेचने के लिए उपलब्धि नहीं था। तो एक सवाल आया कि ऐसे मामले में क्या किया जाए, और ये विषय सिर्फ 800 का नहीं है, कई और भी मेगाहर्ट्ज में ये विषय आ सकता है। तो ट्राई से हमने अनुशंसा मांगी थी। ट्राई ने यह कहा कि हम जब ऑक्शन के लिए कोई राशि तय करते हैं उसके आधार पर आप प्रोविजनली स्पेक्ट्रम को लिबरलाइज कर दीजिए, और एक्चुअल नीलामी में अगर अधिक पैसा आएगा तो उसको आप एडजस्ट करेंगे। ये उनसे आप अंडरटेकिंग लीजिए। लेकिन चूंकि कैबिनेट का ये निर्णय था कि मार्केट डिटरमिन करना है, तो हमने कहा था कि कैबिनेट हमें ये सहूलियत दे कि आगे से ऐसी स्थिति आएगी तो हम ट्राई की अनुशंसा के लाइट में कार्रवाई करेंगे, ताकि बार बार हमको कैबिनेट के सामने नहीं जाना पड़े।
तो आज कैबिनेट ने यह फैसला किया है, द मीनिंग ऑफ दिस कैबिनेट डिसीजन इज दैट वेरेवर an administratively allocated spectrum is available, whose liberalization is sought, and whose market-determined price is not available, then in that case, the TRAI's recommendations for auction for the price shall be taken as a provisional standard, and after actual auction, the balance will be taken. तो ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण नीतिगत फैसला हुआ है। हमारे ट्रेडिंग और शेयरिंग गाइडलाइन आने के बाद से काफ़ी लोग इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, ये मुझे आपको बताना था। और बाकी एक अंडमान निकोबार के बारे में एनॉट में रेगुलेशंस है, वो एक छोटी सी बात है, मुझे आपको बताना था। तो मित्रों, ये कुछ महत्वपूर्ण फैसले थे जो हमने कहा आपको बता दें। अब रेस्ट टू मिस्टर नरोला। सर, क्रूड ऑयल इंपोर्ट पॉलिसी को जो मंजूरी दी है कैबिनेट ने आज, इससे क्या हम लोग ये मान के चले कि क्रूड ऑयल जो हम इंपोर्ट अभी कर रहे हैं जिस कीमत पर, स्पॉट प्राइस से भी कम कह सकेंगे, ज़्यादा इकोनॉमी ज़्यादा सस्ते में क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर सकेंगे, और इसका मकसद क्या आगे चलकर क्रूड ऑयल को ज़्यादा स्टोर करना भी है? देखिए, आप ये सारा आप सार्वजनिक उपक्रमों के विवेक पर छोड़ दीजिए। जो नवरत्ना कंपनी है तो देश का हित समझती है और अपना भी हित समझती है, लेकिन उनको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी फैसला करने में। इसलिए आज के निर्णय की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी ये है कि हमने उनको ऑन द स्पॉट फैसला करने की फ्लेक्सिबिलिटी दी है। सीवीसी का मानक रखना पड़ेगा। तो कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। उन तमाम फैसलों की जानकारी दी केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने। उन्होंने बताया कि क्रूड ऑयल की खरीद में पीएसयू को स्वायत्तता देने का फैसला लिया गया है। साथ ही साथ भारत और स्वीडन के बीच रेल सेक्टर में एमईयू को भी मंजूरी दी गई है। ओआरओपी की पहली किश्त को मंजूरी दी गई है। कई कैबिनेट ने अहम फैसले लिए हैं। उन तमाम फैसलों के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन ये वक्त